नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक दास। स्वागत है आपका इंद्रपरी विद्यापीठ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की मूल संरचना के बारे में। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं संविधान का संशोधन किस तरह होता है, और अभी हम लोग देखेंगे संविधान की मूल संरचना के बारे में जानेंगे और उसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये संविधान की मूल संरचना होता है क्या। संविधान की मूल संरचना वो है जो संसद संशोधन के माध्यम से भी उसमें संशोधन नहीं कर सके, उसको हम संविधान की मूल संरचना कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि संसद संविधान के बड़े से बड़े भाग को अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित कर देता है। इसका क्या तात्पर्य? संविधान के किसी भी भाग को संसद संशोधित कर देता है। इसके ऊपर ही आज का क्लास है। संविधान के लागू होने के 1 वर्ष बाद से ही यह विवाद आ गया था, क्या संसद संविधान के मूल अधिकार को संशोधन के माध्यम से खत्म किया जा सकता है या नहीं। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तरफ उच्चतम न्यायालय और एक तरफ संसद, ये दोनों में टकराहट हुई। संसद कुछ अधिनियम बनाकर कहता था तो कुछ उच्चतम न्यायालय व्यवस्थित निर्णय देते थे। यह इसी दोनों के दौर में ये दोनों में टकराहट हुई और एक लंबा प्रोसेस हुआ। उसके बाद हम लोगों के सामने कुछ संविधान की मूल संरचना है वो सामने आया। आइए उसी के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ है, मुख्यतः 3 और एक चौथा स्तंभ पत्रकार, मीडिया, ये सारे हैं। 3 प्रमुख स्तंभ में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आते हैं। आइए जान लेते हैं ये तीनों के बारे में। उसके बाद एक प्रोसेस के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ था। लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ में एक न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका होते हैं। न्यायपालिका के बारे में आप लोगों को पता होगा कि न्यायालय के साथ साथ न्यायाधीश भी न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कार्यपालिका किसको बोला जाता है। संसद और राज्य विधानमंडल और विधान परिषद में जो मंत्री होते हैं उसको हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। ये कार्यपालिका लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग विधायिका के ऊपर चर्चा करते हैं। विधायिका वो व्यक्ति होते हैं जिसको हम लोग अपने मत के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभा में भेजते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग MP, MLA इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं। आप लोगों को ये तीनों के बारे में पता चल गया होगा कि न्यायपालिका किसको बोला जाता है, कार्यपालिका किसको बोला जाता है और विधायिका किसको बोला जाता है। एक चौथा प्रमुख स्तंभ आता है पत्रकार या मीडिया। ये भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं, पत्रकार और मीडिया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये दोनों ये दोनों मिलकर संसद या राज्य विधानमंडल का निर्माण करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसके बाद 1 वर्ष के बाद यह मामला सामने आया था, क्या
संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। यहीं से कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये घटना कैसे हुई थी और इनका क्या प्रोसेस रहा था। आप लोगों को एक और बातों से अवगत कराना चाहता हूं कि आपको पिछले अध्याय में बताया हूं कि 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद उसके 1 वर्ष के बाद यह मामला आ गया था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहिए। उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में संपत्ति के अधिकारों में कुछ कटौती किया गया था। यहीं से मामला आया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में संपत्ति के कुछ अधिकारों में कटौती किया गया था। कुछ कटौती किया गया था। उसके बाद शंकरी प्रसाद मामले 1951 में ये जो संपत्ति के अधिकार में कटौती किया गया था उसको वैधानिक चुनौती शंकरी प्रसाद मामले 1951 में दिया गया था। तब उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि ये जो संसद है मूल अधिकार को, आप लोगों को एक और बातें से अवगत कराना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 13 में विधि का उल्लेख किया गया है। खैर अभी हम लोग विधि के बारे में उतना भी चर्चा भी नहीं किए हैं। जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें हम लोग विधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक मोटे तौर पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो अनुच्छेद 13 है वो विधि से संबंधित है, अर्थात लॉ से संबंधित है कि कौन सी चीज़ें विधि अर्थात कानून है। उसके बाद शंकरी प्रसाद मामले 1951 हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया कि ये जो संसद संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में जो कटौती किया है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया है, जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं है। अर्थात ये बोला गया कि मूल अधिकार का जो संशोधन किया गया है वो एक कानून नहीं है, इसलिए जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है वो सही है, ये उच्चतम न्यायालय ने कहा है। ऐसे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 1951 का संशोधन सही है, संशोधन सही है। यहाँ तक ठीक रहने के बाद संसद 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा अनुसूची 9 में राज्यों के कुछ कर्तव्यों को जोड़ा था जो मूल अधिकार से संबंधित था। उसमें 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों के कुछ कर्तव्यों को जोड़ा गया। उन्नीस सौ 64 में जोड़ा गया कि 9वीं अनुसूची राज्यों के कुछ कर्तव्य जो सीधे सीधे मूल अधिकार से संबंधित था, इसकी वैधता अब की बार गोलकनाथ मामले 1900 गोलकनाथ
मामले 1967 में दे दिया। गोलकनाथ मामले 1967 में अपना जो पूर्व के फैसले 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसको बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो मूल अधिकार है उसको संसद अपने संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित नहीं कर सकता है। साथ ही साथ संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक कानून है। मूल अधिकार को नहीं बदल सकता है, साथ ही साथ संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक कानून है। इसके प्रति उत्तर में संसद 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 को संशोधित करते हुए यह बताया कि ये जो संसद है वो संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, या तो फिर किसी एक मूल अधिकार को समाप्त भी कर सकता है। मूल अधिकार में संशोधन या तो किसी भी मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है, यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में संसद ने कहा था। इसके बाद केशवानंद भारती मामले, ये काफ़ी चर्चिल एक केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई पूर्ववर्ती फैसले को बदले थे। इसी मामले में केशवानंद भारती इसी मामले में ये जो 24वें संविधान संशोधन हुआ था उसको स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अब की बार ये व्यवस्था दिया कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार के किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। साथ ही साथ किसी एक मूल अधिकार को समाप्त भी कर सकता है। साथ ही साथ संसद उस मूल अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकता है जो संविधान की मूल संरचना से है। यहीं से आप लोग देखिएगा कि ये जो मूल संरचना की उत्पत्ति होती है। मूल अधिकार में संशोधन या तो समाप्ति, साथ ही वो मूल संरचना से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसके बाद 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में एक संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, और उसमें यहीं से आप लोग देखिएगा, यहीं से आपातकाल की भी एक प्रोसेस जाती है। आपातकाल के ऊपर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वो हम लोग यहाँ के जो टर्म है उसको वहाँ लेंगे। यहीं से 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में यह संशोधित किया गया कि
जो लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को निर्वाचन संबंधी शिकायत को न्यायालय से बाहर रखा गया है। यहीं से 39वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री को निर्वाचन संबंधित शिकायत को न्यायालय से बाहर रखा, न्यायालय से बाहर रखा। ये जो 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 हुआ, उसके संवैधानिक वैधता को चुनौती यहाँ पर इंदिरा गांधी मामले 1975 में दिया गया। गांधी मामले 1975 में दिया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये जो 39वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है वो संविधान के मूल संरचना से बाहर है, जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। इसलिए 39वें संविधान संशोधन अधिनियम को खारिज कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। संविधान संशोधन को नहीं माना। इंदिरा गांधी मामले 1975 के बाद ये जो 39वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें उसको जब वैधानिक चुनौती इंदिरा गांधी मामले में दिया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अमान्य, उस संशोधन को शून्य अर्थात अमान्य घोषित किया, जो संवैधानिक संशोधन के दायरे से बाहर था। इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि एक जब आपातकाल लगा था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। उसमें बहुत सारे संशोधन किया गया था संविधान के संदर्भ में, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। उसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 हुआ था, उसमें 368 में संशोधन किया गया था, और उसमें कहा गया था कि कोई भी विधायी या तो संविधान संशोधन को कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 368 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 368 में, और कहा गया कि ये जो विधायी और संविधान संशोधन है उसको कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता, न्यायालय में भी नहीं। संविधान संशोधन या विधायी को कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण फैसला आया था मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में। इसमें जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसकी वैधानिक चुनौती मिनर्वा मिल्स मामले में मिली। मिनर्वा मिल्स मामले
1980 में चुनौती मिली। न्यायालय ने फिर 42वें संविधान संशोधन में जो अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था और जो संसद ने कहा था कि ये जो विधायी और संविधान संशोधन है उसको कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसको मिनर्वा मिल्स मामले अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा से संबंधित थे, संविधान के मूल संरचना में से एक थे। न्यायिक समीक्षा को चुनौती मिला था, चुनौती मिला था। साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि ये जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है उससे संसद संविधान के बड़े से बड़े भाग को संशोधित कर सकता है, मगर ये जो संविधान के जो मूल विशेषता है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद बावन राव मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के संविधान को स्पष्ट कर दिया। उसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो संविधान की मूल संरचना है वो केशवानंद भारती मामले 1973 से लागू होगा। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो मूल संरचना है वो क्या क्या है, जो इस तरफ हम लिख चुके हैं इसके बारे में जानते हैं कि ये सब चीज़ों को संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान की मूल संरचना है और ये अगर ये संशोधन संसद करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अमान्य या तो अमान्य घोषित कर सकता है। इतने सारे संविधान के मूल संरचना है जिसको संसद अपने अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के माध्यम से भी इसको संशोधित नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों को संसद अपने संशोधन के माध्यम से भी संशोधित नहीं कर सकता है। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता को संशोधित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भारतीय राजनीति के सार्वभौम लोकतंत्र और गणराज्य की प्रकृति, ये जो लोकतंत्र और गणराज्य की प्रकृति है उसको संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसको भी संशोधन के माध्यम से नहीं बदला जा सकता है। इसके साथ साथ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में जो शक्ति विभाजन है उसको भी कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ 5वां नंबर देखते हैं संविधान का जो संघीय स्वरूप है उसको भी कभी भी संशोधित करके नहीं बदला जा सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो है उसको भी नहीं बदला जा सकता है और एक कल्याणकारी राज्य को भी नहीं बदला जा सकता है। कल्याणकारी का तात्पर्य है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में हम लोग चर्चा प्रस्तावना में ही कर चुके हैं कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होती है। इसके साथ साथ ये जो न्यायिक समीक्षा है इसको भी संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधित कर सकता है। साथ ही साथ व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं गरिमा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा है उसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधन कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो संसदीय प्रणाली है इसको भी संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधित कर सकता है और इसके साथ साथ कानून का जो शासन है उसको भी नहीं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व को भी नहीं। मौलिक अधिकार मतलब वो मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि सारा जितना भी है जो संविधान के मूल संरचना है उसमें इतना डिफाइन करके नहीं बताया गया है कि कौन मूल संरचना से संबंधित है कौन नहीं। ये सारी बातें
शायद सर्वोच्च न्यायालय और जो विधि विशेषज्ञ होते हैं वो सब जानते हैं। खैर हमें वो बातें नहीं मालूम है कि कौन ही मूल अधिकार संविधान का मूल संरचना है और कौन नहीं। उसके साथ साथ जो ये जो समतत्व का सिद्धांत है उसका भी संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधित किया जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधित कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी संशोधन के माध्यम से नहीं संशोधन कर सकता है। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति को भी नहीं संशोधित कर सकता है। न्याय तक पर जो प्रभावी पहुंच है उसको भी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नहीं बदल सकता है। साथ ही साथ एक्ट 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसको भी नहीं बदल सकता है। हम लोगों का क्लास ख़त्म हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह लगा है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी भेजिए और ये इंद्रपरी विद्यापीठ का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत।